Once again, hello बच्चों. So today we are going to deal with the fungi and algae. In the previous lecture we have discussed about the protozoans and hope you all understand the kingdom of protozoan well. Very well. Clear? Now we are moving towards the fungi. First of all, if we talk about the term fungi, then its Hindi meaning is फफूंद. इसको हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं? फफूंद बोलते हैं. क्लियर? क्लियर? तो स्टडी ऑफ fungi is known as mycology. क्लियर है? फंजाई के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी. और माइको वर्ड फंजाई के लिए यूज किया जाता है, ये बात याद रखेंगे. कहीं भी माइको लगा होगा तो समझ जाएंगे किससे रिलेटेड है? फंजाई से रिलेटेड है. क्लियर? इसके बाद फंजाई के फादर की बात करें, मींस फंजाई को किसने बताया था हमें? ठीक, फंजाई के बारे में किसने बताया था? किया था, नाम हो जाएगा फादर ऑफ फंजाई. कौन थे? एंटोन डी बेरी. ये फादर ऑफ फंजाई थे. ठीक है. अब ये फादर ऑफ फंजाई थे. अब जो इंडिया में सबसे पहले फंजाई के बारे में बताया होगा, मतलब माइकोलॉजी को मतलब सबको बताया होगा, सबको नॉलेज दिया होगा, तो उसका फादर बोले तो फादर ऑफ इंडियन या फंजाई ना करके माइकोलॉजी कर लेते हैं. ठीक है, इंडियन माइकोलॉजी. तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी है. दो नाम दिए जाते हैं, बीवी मुंडेकर को भी बोला जाता है. ठीक है. इसके अलावा जे बटलर का भी नाम बोला जाता है. तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी बीवी मुंडेकर और जॉस बटलर, ये बात याद रखेंगे. इसके बाद ये तो फादर की बात हो गई. फंजाई किसने बोला होगा? मीन्स फंजाई टर्म को किसने कॉइन किया होगा? तो फंजाई टर्म कॉइन किया था गैस्पर्ड ने. तो लिख लेंगे टर्म fungi was given by Gaspard. आगे पूरा नाम लिख लो, गैस्पर्ड बोवेन. ठीक. तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया, ये कभी कदार पूछ ली जाती हैं. ठीक है, ओलंपियाड्स में या फिर कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो कभी कदार पूछ लिया जाता है. तो इन चीज़ों को याद रखेंगे. फिर ये तो बेसिक बात हो गई. अब फंजाई के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं. ठीक है, फंजाई कैसा होगा, क्या होता होगा. तो सबसे पहले हम सेलुलर लेवल में बात करेंगे. तो फंजाई कैसे होते होंगे? फंजाई मल्टी सेलुलर मेनली होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट. तो मोस्ट ऑफ द फंजाइज आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट फ्यू वर्ड. ठीक है. तो पहला पॉइंट क्या है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ को छोड़ के. तो पहला पॉइंट लिखेंगे फंजाई के लिए क्या? मोस्ट ऑफ द फंजाइज आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट. सीधा सीधा लिख लो. ईस्ट केवल यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? इनके पास प्लेंटी ऑफ सेल्स होंगे, मतलब बहुत सारे सेल्स के नंबर होंगे. मीन्स इनके पास एक सेल नहीं होगा, ये कई सारे सेल इनके पास मौजूद होंगे. यूनिसेलुलर मतलब जिसके पास केवल और केवल एक सेल हो, वो क्या कहलाएगा? यूनिसेलुलर. जैसे कि ईस्ट आपको देखने को मिल रहा है. ठीक हुई बात. तो ये पहली बात थी
सेलुलर लेवल पे कि फंजाई कैसे होते होंगे, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर। फंजाई होते हैं मल्टी सेलुलर। क्लियर। इसके आगे बात करें, सेकंड बात सेलुलर लेवल पे। अब सोचो ये यूकैरियोटिक होते होंगे या प्रोकैरियोटिक। तो फंजाइज कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। केवल बैक्टीरिया जो है वो अकेला प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी जितने भी किंगडम है वो क्या होते हैं, सारे यूकैरियोटिक। तो ये भी लिख लेंगे, फंजाइज आर यूकैरियोटिक। या लिख लो फंगस आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब समझ आ रहा होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियर कवरिंग जो डीएनए है वो प्रॉपर्ली कवर्ड होता है। इसके साथ साथ इनके पास ऑर्गेनेज भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारे इनके पास ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। हालांकि आप लोग जितने भी बच्चे हमारे पुराने सबको यूकैरियोटिक के बारे में पता है, ठीक है। सो अभी तक 2 पॉइंट हमने देखा क्या कि फंजाइज जितने भी हैं ज़्यादातर वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मीन्स उनके पास एक सेल नहीं कई सारे सेल्स होते हैं, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट अकेला ऐसा है जिसके पास केवल एक सेल होता है और एक सेल के साथ पूरी जिंदगी बिताता है, ठीक। और जितने भी आपको फंजाइज दिखेंगे ये सारे कैसे होते हैं, माइक्रो होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ भी रहे हैं, मीन्स इनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। कुछ होते हैं फंजाइज जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, मीन्स अपने आईज से देख सकते हैं, जैसे कि मशरूम। मशरूम देखा होगा, वो भी क्या है, एक तरीके का फंजाई है। तो अभी हम लोग हैबिटेट की बात कर लें इनकी। ये तो जो सेलुलर लेवल में बात हो गई, सेल कैसे सेल होंगे, एक सेल होगा या ज़्यादा सेल होगा, इसके अलावा सेल का टाइप कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा, ठीक है। हैबिटेट की बात कर लें, मतलब किस हैबिटेट में ये ग्रो करते होंगे। तो ये ग्रो करते हैं, जो आपकी किताब में लिखा है, डार्क और मॉइस्ट और ह्यूमिड प्लेसेस पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है। उस डार्क के साथ हमें वार्म ऐड कर लेना है। डार्क का मतलब अंधेरा ना। अब ऐसे सोचो, जहाँ पे भी अगर मतलब कोई भी चीज़ अगर कवर्ड है तो जाहिर सी बात वहाँ पे वार्मथ होगी ना, मतलब गर्मी होगी। तो ये हमेशा वार्म और मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे, जैसे जो आपकी किताब में लिखा डार्क, ये भी लिख लो, इसके साथ ऐड कर लो, डार्क, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो इनका हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट समझ आता है, ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसे क्या बोलते हैं, उसका हैबिटेट। आसान भाषा में बोले तो घर। तो ये कहाँ जनरली रहना प्रेफर करते हैं, वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे, ठीक है। जहाँ भी थोड़ा गर्म होगा और क्या होगा, नमी होगी, वहीं पे ये अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये हैबिटेट की बात हो गई। इसके अलावा बहुत सारे फंजाइज हैं जो पैरासिटिक लाइफ अपना मतलब बिताते हैं, पैरासाइट की तरह, ठीक है। तो ये भी हम लिख लेंगे, मोस्ट ऑफ द फंजाइज आर पैरासाइट। पैरासाइट आपको समझ में आता होगा, पैरासाइट क्या होता है, हाँ हिंदी में बोलते हैं परजीवी, जो दूसरे जीवों के ऊपर रहता है उसे क्या बोलते हैं, पैरासाइट। बहुत सारे फंजाइज ऐसे हैं जो प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे कि पाइथियम है, ठीक है। ये क्या करता है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, ठीक। एल्बिगो है, एल्बिगो ये करता है वाइट रस्ट इन मस्टर्ड, मतलब जितने भी सरसों वरसों वाले प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, वाइट कलर का रोग लग जाता है, तो एल्बिगो की वजह से। समझ आया। आलू में देखा होगा, आलू ग्रीन हो जाती है, उसमें भी ये फंजाई होता है, उसका नाम होता है फाइटोथोरा इन्फेस्टेंट, ठीक है। ये भी फंजाई के वजह से होता है और ये भी कैसा होता है, पैरासिटिक नेचर का होता है, आलू के पौधे के ऊपर पैरासाइट होता है। क्लियर हो रही बात। तो इन बातों का भी लिखेंगे, आप बस सुनते रहिए, ठीक है। बाकी आगे मैं अभी बताऊंगा किससे कौन सी डिसीज होगी।
ठीक, तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक नेचर, हैबिटेट और पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा इनके अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कैसा अपना नरिशमेंट लेते होंगे, या फिर खुद खाना बनाते हैं या दूसरों से लेते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जनरली कैसा होता है, सैप्रोफिटिक। कैसा होता है, सैप्रोफिटिक। कुछ होते हैं पैरासिटिक भी, कुछ होते हैं पैरासिटिक भी, लेकिन ज्यादातर कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक। ये देखो पैरासाइट वाला टर्म लिखा है ना, तो पैरासाइट की तरह भी अपना जीवन काल ये व्यतीत करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी घुली चीजों पे उगते हैं। जैसे देखा होगा ब्रेड ज्यादा समय तक रख जाता है, ब्रेड को देखा होगा कभी ज्यादा समय तक रख जाता है तो उसमें देखो ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ आ जाता है ना। इसके अलावा आम का अचार देखा होगा, उसमें फफूंद लग जाती है वाइट कलर की, देखा नहीं देखा, भुकड़ी जिसे कहते हैं, वो भी क्या होता है, उसमें भी फंजाई लग जाता है। क्लियर हुई बात? तो ये पूरी बात है किसकी, फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। एक पॉइंट और बचा है, वो बचा है क्या, इनकी बॉडी कैसी होती होगी। इनकी बॉडी कैसे बनी होती है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड से बनी होती है। कैसे, नेटवर्क लाइक होती है, ठीक है, नेटवर्क्स ऑफ थ्रेड, थ्रेड के नेटवर्क से बनी होती है, ठीक है। जैसे आपने कभी मशरूम देखा होगा, मशरूम खाया भी होगा, तो उसमें जब भी उसको दांत के नीचे रखते हो और दबाते हो तो लगता है उसमें धागे धागे रेसे जैसा है, देखा ना। हाँ, तो जितने भी फंजाइज हैं वो किससे बने होते हैं, नेटवर्क ऑफ थ्रेड से बने होते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे, देयर body is made up of networks of threads, और इन नेटवर्क्स ऑफ थ्रेड को बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे, नोन एज माइसीलियम। धागे को, धागे के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। समझने की कोशिश करिएगा। जैसे एक धागा है, हर एक धागे को हम क्या एक नाम देते हैं, हाइफी। क्या नाम देते हैं, हाइफी, HYPHAE, हाइफी। जब इन्हीं हाइफी का क्या होता है, नेटवर्क बन जाता है ना, नेटवर्क मतलब एक तरीके का जाल बन जाता है, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ थ्रेड नोन एज माइसीलियम। थ्रेड क्या हो जाएगा, एक सिंगल थ्रेड, हर एक थ्रेड को हम क्या बोलेंगे, इस नाम से जानेंगे, हाइफी के नाम से। बात क्लियर हो रही है? सो ये अब फाइनली कंप्लीट हो गया फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंजाई, कौन कौन से फंजाइज हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो इसको राइट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ फंजाई। देखो ये पढ़ने से पहले एक चीज़ और आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक किसके पार्ट है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। तो ब्रैकेट में वहाँ पे लिख लेना जहाँ भी लिखा है हेटेरोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप। तो जितने भी फंजाई ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, मतलब ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं। अब सोचो दूसरों से कैसे, सैप्रोफाइट सड़ी घुली चीज़ों से खाता था, न्यूट्रिशन लेता था, तो खुद तो खाना बना नहीं रहा है, ठीक है। इसके अलावा पैरासाइट, वो भी दूसरों से, दूसरों पे डिपेंडेंट ही है ना, तो वो भी अपना खाना नहीं बना रहा है। तो ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉपिक नेचर के, अब सोचो क्लोरोफिल होगा कि नहीं होगा, वेरी गुड, क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, क्योंकि खाना नहीं बना पा रहे तो क्लोरोफिल होगा ही नहीं, तभी तो खाना नहीं बना पा रहे। बात क्लियर? ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलो अब टाइप्स ऑफ फंजाई पे आएंगे। फंजाई के कौन कौन से टाइप हैं, तो जनरली 4 ग्रुप पढ़ाए जाते हैं। जैसे जैसे हायर लेवल पे जाओगे और डीप में पढ़ाया जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं चलूँगा, मैं सुपरफिशियली ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंजाई की बात करें तो मेनली 4 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है फाइको, और मैंने पहले ही बताया है
माइको या फिर माइसिटीज वर्ड यूज करते थे फंजाई के लिए, पता है ना माइकोलॉजी में। तो यहाँ देखो फाइको माइसिटीज, फाइको वर्ड यूज करते हैं एल्गी के लिए ना, और माइसिटीज मतलब फंजाई। तो ये एल्गी जैसे फंजाई होते हैं, एल्गल फंजाई भी इनको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा आगे चलेंगे फाइकोमाइसिटीज, इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। अगला होता है बेसिडोमाइसिटीज, और ब्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो ये 4 तरीके के फंजाइज हैं, 4 ग्रुप हैं, ठीक है। इन चारों के बारे में आपको जानना है। तो बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, सुपरफिशियली पढ़ेंगे जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं सबको, एक मतलब पर्टिकुलर सबको नाम दिया जाता है, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं हम लोग एल्गल फंजाई, एल्गी जैसे फंजाई होते हैं। एल्गी मतलब, एल्गी को हिंदी में कहते हैं कवक, सवाल, जैसे काई जिसे कहते हैं ना आम भाषा में, एल्गी जैसे फंजाई होते हैं। ये होते हैं सैक लाइक, बोरे जैसे होते हैं, थैला जैसा होता है, इनको बोलते हैं सैक फंजाई। तो एस्कोमाइसिटीज आल्सो नोन एज सैक फंजाई। बेसिडोमाइसिटीज को ये पफ बॉल जैसे होते हैं, कैसे होते हैं, पफ बॉल, पूरे मतलब फूले हुए बॉल, जैसे देखोगे वो आता है ना डबल रोटी आता है ना, तो कैसा होता है, फूला हुआ रहता है। ऐसे मशरूम भी तो ऐसे फूले हुए दिखते हैं, ऐसे ये फूले हुए रहते हैं, इसको पफ बॉल के नाम से जानते हैं, पफ बॉल, ठीक है। और ये जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है, इसको हम फॉल्स फंजाई बोलते हैं, फॉल्स फंजाई। यहाँ पर इसको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई, ठीक है। अब देखो इम्परफेक्टाई मतलब इम्परफेक्ट फंजाई है, तो उसको हम फॉल्स फंजाई बोल सकते हैं। तो ड्यूट्रो को हम फॉल्स फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, केवल एसेक्सुअल पाया जाता है। सेक्सुअल लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है ना। जब भी ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर कर लिया जाता है तो उनको किसी क्लास के अंदर फर्दर इधर भेज दिया जाता है, उसमें नहीं रखा जाता, ठीक। इसके अलावा अब आगे हम लोग इनके मेंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। अब फाइको में आगे पढ़ोगे तो इसमें 2 और अंदर पढ़ाए जाएंगे, मतलब इसके 2 पार्ट अलग पढ़ाए जाएंगे, जाइगोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज। तो उतना हम डीप में नहीं जाने वाले हैं, अभी बस एग्जांपल देखेंगे, ठीक। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं फाइकोमाइसिटीज के। फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल पहले बात करें, राइजोपस एंड म्यूकर, ठीक है। इसको हम लोग ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ब्रेड मोल्ड मतलब ब्रेड पे जो फफूंद लगते हैं वो कौन है, राइजोपस और म्यूकर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें होता है पाइथियम, ये डिसीज करता है, क्या डिसीज कॉज करता है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग मतलब छोटे छोटे जो पौधे निकलते हैं उन्हीं को खत्म कर देता, मतलब उससे आगे बढ़ने ही नहीं देता, ठीक है। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, ठीक है। इसके अलावा एल्विगो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एल्विगो कौन सा डिसीज कॉज करता है बताओ, यस, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड लिख लो, क्रूसीफर अगर नहीं समझ आ रहा तो मस्टर्ड। क्रूसीफर एक मतलब फैमिली है, ठीक है, जिसके अंदर मस्टर्ड आता है, एल्विगो। इसके अलावा फाइटोथोरा इन्फेस्टेंट लिख लो, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंट, ठीक है। ये क्या करता है, ये करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। देखो अगर पोटैटो की पत्तियां खराब हो जाती हैं
जितने भी मतलब आलू में उसकी पत्तियां खराब हो जाती है ना, वो किस वजह से काली पड़ जाती है, किस वजह से पड़ती है? फाइटोथोरा इन्फेक्शन। ये लेट में होता है, अगर लेट में हो रहा है मतलब जब आलू वालू पड़ गई फिर हो रहा है एज ए डिसीज, तो किसकी वजह से हो रहा होगा? फाइटोथोरा इन्फेक्शन। ठीक है, तो राइजोपस म्यूकर हो गया, पाइथम हो गया, एल्बिगो हो गया, फाइटोथोरा इन्फेक्शन हो गया। तो ये इतने एग्जांपल हुए किसके? फाइकोमाइसीटीज। अब आते हैं एस्कोमाइसीटीज में। एस्कोमाइसीटीज का एग्जांपल लिखे तो पहला एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। ठीक है, पहला है क्या? पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम का नाम आपने बहुत सुना होगा, कभी सुना है? कहाँ सुना है? यस, कहाँ सुना है? एंटीबायोटिक। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो बनाया था, किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। किसके ऊपर वर्क कर रहे थे? वर्क कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे। ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे, करते करते शाम होगी, वो घर चले गए। जब अगले दिन वो वापस आए तो देखे बैक्टीरिया की जो कॉलोनी थी वो गायब होने लगी। बैक्टीरिया वहाँ उस जिसमें भी रखे थे, जिस प्लेट में, उसमें इस बैक्टीरिया कॉलोनी गायब हो रही थी। जब उन्होंने चेक किया तो उसमें देखा कि बैक्टीरिया गायब हो रहे थे और उन बैक्टीरिया की जगह क्या उग रहे थे? पेनिसिलियम। ठीक है, जैसे जैसे पेनिसिलियम फंजाई उग रहा था वैसे वैसे बैक्टीरिया की जो कॉलोनी थी वो गायब हो रही थी। जब उन्होंने चेक किया तो देखा कि पेनिसिलियम कुछ केमिकल्स निकालते थे जिसकी मदद से बैक्टीरिया मर जा रहे थे, और उन केमिकल को आगे एक्सट्रैक्ट किया गया और नाम दिया गया एंटीबायोटिक। क्या बोला गया? एंटीबायोटिक। ठीक है, तो कौन सा मतलब फंजाई उग रहे थे वहाँ पे, ग्रो कर रहे थे, तो उसका भी नाम लिख लेते हैं। पेनिसिलियम में भी पेनिसिलियम का कौन सा स्पीशीज था, तो नाम लिखेंगे पी फॉर पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ठीक है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम उगा था। कोई आपसे पूछे कौन सा पेनिसिलियम उगा था, तो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ये प्रोड्यूस क्या करता है? इसका फायदा क्या है? इट प्रोड्यूसेस अ एंटीबायोटिक। प्रोड्यूसेस अ एंटीबायोटिक। ठीक है, ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही एक और पेनिसिलियम का मेंबर है, वो भी प्रोड्यूस करता है केमिकल, और वो जो केमिकल प्रोड्यूस करता है वो फंजाई को ही मारता है। एक पेनिसिलियम का स्पीशीज प्रजाति ऐसी है जो फंजाई को ही मार देता है, मतलब जो और फंजाई डिसीज कॉज करने वाले हैं उनको खत्म कर देता है। उस पेनिसिलियम का नाम है पेनिसिलियम ग्राइसियोफ्लेवम। तो पेनिसिलियम ग्राइसियोफ्लेवम ये क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस अ एंटी फंगल एंटीबायोटिक। प्रोड्यूसेस अ एंटी फंगल एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब समझ रहे हो? अगर नहीं समझ में आ रहा तो सुनो, जिसको नहीं पता है। ठीक, अभी आगे चैप्टर में हालांकि पढ़ेंगे हम लोग एंटीबायोटिक के बारे में। देखो इसमें दो वर्ड है, एंटीबायोटिक। देखो एंटी मतलब होता है अगेंस्ट ना, और बायो मतलब क्या होता है? लाइफ, या फिर बोले लिविंग। ठीक है, जो लिविंग के अगेंस्ट काम करे, मतलब जीवित लोगों को मार दे, उसे क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक। लेकिन खाते हम लोग क्या? हम लोग मरते हैं? नहीं। तो ये जो टर्म दिया है एंटीबायोटिक, तो बायोटिक लिविंग का मतलब यहाँ पे हम लोगों से नहीं है, ये है डिसीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोटोजोन्स, इन सब के लिए है बायोटिक वर्ड यहाँ पर। समझ आ रही बात? हाँ, तो एंटीबायोटिक समझ आ गया। एंटीबायोटिक ऐसे मेडिसिन हैं जो लिविंग के अगेंस्ट काम करती है। वो लिविंग कौन से? जो डिसीज कॉज करने वाले। लेकिन जो वायरस है, वो क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। ठीक है, मतलब इनसे नहीं मरेगा, ये केवल लिविंग के अगेंस्ट काम करेंगे, नॉन लिविंग के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। मींस एंटीबायोटिक कभी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। तो मतलब अगर वायरल बीमारी आपकी है, जैसे कोरोना है, ठीक है, वो भी वायरस की वजह से है, तो या फिर वायरल फीवर है, जुकाम है, तो उसके अगेंस्ट अगर तुम एंटीबायोटिक यूज करोगे तो काम नहीं करेगा। बात क्लियर? चलो
एंटी फंगल मतलब समझ, फंगल मतलब फंजाई से रिलेटेड है, एंटी मतलब जो फंजाई को ही मार दे उसे क्या बोलेंगे, एंटी फंगल। और एंटीबायोटिक क्यों टर्म दिया, क्योंकि फंगस भी तो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, फंगस भी क्या है, लिविंग होते हैं, क्योंकि इनके पास सेल है। क्लियर, तो पेनिसिलिन था। ठीक है, इसके बाद आता है एस्परजिलस। एस्परजिलस, एस्परजिलस क्या करता है, मतलब एक इसका बोले तो स्पीसीज है, ए फॉर एस्परजिलस निगर, एस्परजिलस निगर। ये प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। और सिट्रिक एसिड मतलब यूज में ये आता है, जैसे आप लोग जो रेडीमेड सिरका उरका आते हैं ना मार्केट्स में, उसमें क्या आपको सिट्रिक एसिड की ही मात्रा थोड़ी बहुत मिलेगी। इसके अलावा सिट्रिक एसिड आपको खट्टे फल से मिलते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सबसे क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड। बताओ सिट्रिक एसिड हम फलों से ना लेके कहाँ से प्रोड्यूस करा पा रहे हैं, फंजाई से भी प्रोड्यूस करा रहे हैं ना। कभी सिट्रिक एसिड की जरूरत हो तो एस्परजिलस निगर ले आएंगे, खट्टे फल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुई बात। आगे अगला सबसे अहम मेंबर जो है इसका वो है ईस्ट। अब ईस्ट की खास बात क्या है, ईस्ट केवल एक अकेला फंजाई है जो यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल का होता है। इसके पास क्या होता है, एक ही सेल होता है ऐसा, ठीक है। तो ये अकेला मेंबर है जो यूनिसेलुलर है, तो यहाँ लिख लेंगे आगे यूनिसेलुलर, तो यही है यूनिसेलुलर, बाकी सब कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। अब ईस्ट की यूजेस की बात करें तो पहले भी मैंने एक आध बार बताया होगा आपको, जब आप 7th में रहे होंगे और 6th में भी जब रहे होंगे, थोड़ा बहुत ईस्ट के बारे में बताया होगा। ईस्ट का यूज किया जाता कहाँ पे, बेकर्स और वेवर्स इंडस्ट्री में। मतलब पहले तो बेकरी में यूज किया जाता है, साथ साथ जहाँ एल्कोहल बनता है वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। बेकरी में क्या करते हैं, जो भी डो होता है, आटा रहता है, तो उसके साथ हम क्या मिला देते हैं, ईस्ट को मिला देते हैं। ईस्ट को मिलाते हैं तो फूल के बन जाता है खमीर। क्या बन जाता है, खमीर। तो फिर उसकी थोड़ी सी लोई लेके हल्का सा उसको बेल के उसको मशीन के अंदर डाल देते हैं, ठीक। मशीन के अंदर से जब निकालते हैं वो पूरा बहुत बड़ा सा मतलब एक पैकेट जितना, ब्रेड जितना बन के निकल आता है। और ईस्ट मिलाने का जो मेन रीजन है वो क्या है, उसने प्रोड्यूस करना होता है CO2। जब वो CO2 प्रोड्यूस करता है, CO2 प्रोडक्शन के वजह जब वो इसको हीट मिलती है डो को, तो धीरे धीरे वो फूलने लगता है। फूलते 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 जब एकदम पतला हो जाता है, वहां से खटाक से CO2 निकल के ब्रेड के बाहर आ जाता है। इसीलिए ब्रेड में आपको कैसा दिखता है, होल होल दिखता है ना। क्यों दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द डो, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूज इन बेकर्स एंड बेयर्स इंडस्ट्रीज। बेयर्स मतलब जहाँ पे बेवरेजेस बनती हैं, मतलब जहाँ पे अल्कोहल बनती है वहां पे यूज किया जाता है। अब देखो एक्चुअली है क्या, कैसे ये प्रोड्यूस करता होगा। देखो जब भी इसको हम ग्लूकोज के साथ डालेंगे, ये ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला है, ठीक है, आप लोग पहले भी याद कर रखते हो। ग्लूकोज के साथ जब भी ग्लूकोज के प्रेजेंस में ईस्ट जाता है तो करता क्या है, ये यहाँ पे जाइमेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। जाइमेज एंजाइम प्रोड्यूस करने, ये ईस्ट जो होता है ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ईस्ट प्रोड्यूसेस अ एंजाइम जाइमेज, जाइमेज प्रोड्यूस करते हैं। जाइमेज एंजाइम क्या करता है, इस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करेगा और बना देता है अल्कोहल और प्लस CO2, ठीक है। अल्कोहल और CO2 का फॉर्मेशन करता है। देखो इसका इस्तेमाल हम बेकर्स में भी करते हैं, बेयर्स में भी करते हैं। बेकर्स में करेंगे इसमें भी अल्कोहल बनेगा, और बेयर्स में करेंगे उसमें भी अल्कोहल बनेगा। तो बेकर्स जब भी बेकरी जो होती है उसमें उस जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसमें अल्कोहल क्यों नहीं मिलता है, उसका रीजन ये है, जो भी डो होता है उसको बहुत ज्यादा हीट पे क्या किया जाता है, रखा जाता है। हीट पे रखोगे तो क्या होगा, जो भी अल्कोहल होगा वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। जैसे वाटर का वेपर बन के निकल जाता है जब गर्म करते हो, ऐसे ही अल्कोहल भी वेपराइज हो जाता है।
एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग कितना होता है, 80 के अप्रॉक्स होता है, मतलब पानी से भी कम होता है। तो हीट करने पे ये आराम से उड़ जाता है। ठीक है, इसी उड़ने का फायदा हम बेयर्स इंडस्ट्री में करते हैं। बेयर्स इंडस्ट्री में क्या करते हैं, जो भी ग्लूकोज वाली चीजें हैं, जैसे कोई भी फल है, जैसे महुआ मान लेते हैं, ठीक है, उसको ले लिया, उसमें वाटर मिला है और ये ईस्ट मिला है। ईस्ट क्या करेगा, उसमें एल्कोहल, ग्लूकोज को एल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ग्रेप्स मिला तो उसके पास भी मीठा होता है, ठीक है, ये फिर इसको उबालना शुरू करेंगे। तो उबालने के बाद ये एल्कोहल का क्या बनेगा, वेपर्स बनेंगी। वेपर्स करने में वेपर्स जब उड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, कंडेंस करता है चीज़ों को ना, चीज़ों को कंडेंस करेगा। मतलब पहले वेपर है तो मॉलिक्यूल दूर दूर, कंडेंसर जब लगाएंगे मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, बहुत पास 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 आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये लिक्विड के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, अब सोचो यहाँ से एल्कोहल उड़ के आया था और यहाँ फिर से लिक्विड के फॉर्म में बढ़ गया और यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एल्कोहल मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम बेयर्स इंडस्ट्री में एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक, इसके अलावा इसका एक फायदा और है, ये प्रोड्यूस करता है विटामिन। ईस्ट जो है विटामिन B2 का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, B2 क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ऐसी विटामिन है जो हमें क्या करती है, जनरली डिसीज से बचाती है। और विटामिन का फंक्शन भी होता है हमें प्रोटेक्ट करना। ठीक, तो B2 का प्रोडक्शन कौन करता है, इसको लिख लेंगे, इट प्रोड्यूसेस अ विटामिन B2, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। ठीक है, ईस्ट क्या करता, प्रोड्यूस करता है, राइबोफ्लेविन भी प्रोड्यूस करता है। क्लियर। इसके अलावा और एक मेंबर है, अब इसी के नीचे आप लिखेंगे, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, इधर ही लिखे दे रहा हूँ। इसका अगला मेंबर इसी का एस्कोमाइसिटीज का अगला मेंबर एक और है, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा अगला है। देखो, न्यूरोस्पोरा को हम लोग बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं, समझिए इसको। ठीक है, जो मक्खियां हैं एनिमल में, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट उन्हीं पे किया गया है। ठीक है, अभी तक जब जितना भी एक्सपेरिमेंट किया सबसे ज्यादा एनिमल्स में मक्खियों पे ही किया गया। और मक्खियों को हम ड्रोसोफिला बोलते हैं। साइंस की लैंग्वेज में मक्खियों क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला। जैसे मक्खियों में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, ऐसे ही न्यूरोस्पोरा के ऊपर भी सबसे ज्यादा जेनेटिक वर्क किए गए। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की मक्खी कही जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे मक्खियों में वहाँ एक्सपेरिमेंट ज्यादा हुआ, ऐसे यहाँ पे भी जेनेटिक वर्क इसके ऊपर ज्यादा हुआ। तो लिख लेंगे, मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज फॉर जेनेटिक वर्क। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मतलब मक्खी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जेनेटिक वर्क, जेनेटिक मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो समझ लो, जेनेटिक मतलब डीएनए से रिलेटेड कोई भी वर्क। ठीक है, तो डीएनए से रिलेटेड अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उससे हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। तो जेनेटिक वर्क के लिए सबसे ज्यादा एनिमल में मक्खियों का यूज किया गया है और प्लांट्स में न्यूरोस्पोरा का किया गया है ना। तो न्यूरोस्पोरा के इसलिए हम क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट जगत का ड्रोसोफिला बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एस्कोमाइसिटीज ऐसे हैं जो खाए भी जाते हैं, ईडेबल होते हैं, जैसे कि मॉरल्स और ट्रफल्स। लिख लेंगे, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर ईडेबल। ये कैसे होते हैं, ईडेबल होते हैं, मतलब खाने योग्य होते, खाए भी जाते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये बात थी एस्कोमाइसीड्स की। अब हम लोग मेंबर देखेंगे बेसिडोमाइसीड्स के। इसको आप राइट ओके। तो अभी तक हमने एस्कोमाइसीड्स
के मेंबर्स को देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिडोमाइसीटीज के, ठीक है। तो सबसे पहला है इसका मेंबर अस्टिलागो, ठीक। अस्टिलागो जो एक तरीके का फंजाई है, ये बीमारी कॉज करता है स्मट, मतलब प्लांट्स में स्मट कॉज करता है, ठीक है। इसके बाद पक्सीनिया, ठीक, ये क्या होता है रस्ट, ये प्लांट में रस्ट वाली बीमारी करता है। जब भी जुड़ा हो किसी भी प्लांट्स के साथ, जैसे जुड़ा हो मान लेते हैं वीट का रस्ट, कौन से फंजाई की वजह से होगा, तो पक्सीनिया। और मान लो स्मट लगा है तो अस्टिलागो। स्मट देखा होगा, ऑरेंज ऑरेंज में लगा रहता है, फफूंद जैसा लग जाता है व्हाइट कलर का ना, तो स्मट टाइप का, तो वो किसकी वजह से होता है, अस्टिलागो की वजह से। याद कैसे रखेंगे, देखो दोनों में डिफरेंस सिंपल सा है। देखो पक्सीनिया में देखोगे यू यहाँ आ रहा है सेकंड नंबर पे, रस्ट में भी यू यहाँ आ रहा है, स्मट में तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो वो अस्टिलागो स्मट, ठीक है। पक्सीनिया रस्ट, यू से ऐसे, ये सेकंड पक्सीनिया में यू सेकंड पे आ रहा है, रस्ट में यू सेकंड पे आ रहा है, ठीक। इसके अलावा जो होता है एगेरिकस, एगेरिकस, ठीक है। एक नंबर ये है एगेरिकस। एगेरिकस को इंग्लिश में या फिर बोले साधारण भाषा हम लोग मशरूम के नाम से जानते हैं। मशरूम जो हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं, ठीक है। तो मशरूम एगेरिकस भी बेसिडोमाइसीटीज है। बिल्कुल देखो होगा पफ बॉल जैसा होता है, ऐसा फूले जैसा मशरूम देखा भी होगा, ठीक। इसमें ऐसे जाल जाल से रहता है, बताया भी था फंजाई जाल जाल से होते हैं ना, नेटवर्क ऑफ हाइफीज होते हैं। तो ये बेसिडोमाइसीटीज के मेंबर्स हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं ड्यूट्रोमाइसीटीज के। अब ड्यूट्रोमाइसीटीज को क्या बोला जाता है फॉल्स फंजाई। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक। इसके मेंबर की बात करें तो इसका सबसे पहला मेंबर है कोलिटोट्राइकम। कौन है, कोलिटोट्राइकम। ये कोलिटोट्राइकम क्या करता है, रेड रॉड ऑफ शुगर केन, रेड रॉड ऑफ शुगर केन। देखा होगा गन्ने में क्या हो जाता है, लाल लाल सा दिखता है ना कुछ, जब ये छीलते हो कभी होता है रेडनेस दिखती है अंदर में, तो वो किसके वजह से होता है, कोलिटोट्राइकम के वजह से होता है। ये कोलिटोट्राइकम क्या कॉज करता है, रेड रॉड ऑफ शुगर केन। रॉड मतलब क्या होता है, सड़न, तो गन्ने में सड़न आती है ना रेड कलर की, रेडनेस, उसकी जो टेस्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है, वो होता है कोलिटोट्राइकम की वजह से। बीएचयू में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बीएचयू के इंटरेस्ट में। इसके बाद एक नंबर है फाइटो, थोड़ा उधर हो गया, इधर है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया, अब देखो यहाँ मैंने बताया था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट क्या करता था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो की पत्तियां काली पड़ जाती थी। अगर पोटैटो पड़ने के बाद काली पड़ रही हैं तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट से होता है। अगर पोटैटो प्लांट में लगने से पहले, मतलब जैसे ही प्लांट उगना शुरू हुआ तभी पत्तियां काली पड़ने लगी, तो किसके वजह से होता है, अल्टरनेरिया। तो इसको बोलते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया की वजह से होता है, ठीक। एक मेंबर और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा, ठीक है। अब ट्राइकोडर्मा जो है ड्यूट्रोमाइसीट्स का मेंबर है, या फिर ट्राइकोडर्म भी बोलते हैं, डर्म लिख लो, ट्राइकोडर्म। ये हेल्प करता है मिनरल रिसाइकलिंग में, इट हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। मिनरल रिसाइकलिंग समझ रहे हो, जैसे मिनरल मेरे अंदर आया, मैंने प्लांट से फ्रूट लिया और मैं उसको ईट किया और मिनरल मेरे अंदर आ गया, ठीक है। जब कभी भी एक ह्यूमन की डेथ होती है तो क्या होता है, सेप्रोफाइट्स आते हैं और डिकम्पोजर्स आते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और सॉइल के अंदर फर्दर भेज देते हैं। फिर सॉइल से कहाँ चला जाता है, प्लांट के अंदर। तो जो डिकम्पोजर है वो कौन है यहाँ पे, ट्राइकोडर्मा या फिर बोले ट्राइकोडर्म, ठीक है। ये क्या है, किसमें हेल्प करता है, हेल्पिंग मिनरल रिसाइकलिंग, हेल्पिंग मिनरल रिसाइकलिंग, ठीक है। तो अभी मैंने बताया है, इन सब के बारे में आप याद रखेंगे। कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा आप जरूर याद रखेंगे,
क्योंकि आगे भी पढ़ने को मिलेगा। जब आप 8th में जाएंगे तो वहाँ पे भी एक बार आएगा, और 9th में 8th में तो आप ही हो, मतलब 9th में जब जाओगे तो वहाँ भी पढ़ोगे, 11th में भी पढ़ाया जाएगा। और कभी भी कोई भी अभी भी मतलब इसी 8th में ही अगर मान लेते कोई कंपटीशन दे रहे हो जैसे कि ओलंपियाड टाइप का, तो उसमें ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसके आगे ये पूरी मतलब फंजाई की बात थी। इसके बाद मुझे केकेबी बताना है। केकेबी के साथ हम इसको कंप्लीट भी करेंगे फंजाई को। ठीक, तो आज का केकेबी क्या है? देखो, फंजाई के पास सेल वॉल होता है, फंजाई के पास सेल वॉल होता है। इसका सेल वॉल सेलुलोज का नहीं बना होता है। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है ना। इसका जो कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है ये बना होता है काइटिन का। लिख लेंगे, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, इसका बना होता है काइटिन। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे जो भी कंपटीशन, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, हर जगह अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है तो ये जरूर पूछा जाता है कि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से। तो जनरली काइटिन का होता है कुछ के अंदर फंगल पॉलीसेकेराइड भी होता है। पॉलीसेकेराइड समझ आता है आपको? पॉलीसेकेराइड मतलब एक तरीके की शुगर समझो, ठीक, जिसमें कई सारे यूनिट हो, वो क्या लाएगा? पॉलीसेकेराइड। तो शुगर और काइटिन का बना होता है। क्लियर हो रही बात? तो ये पहले कमाल की बात है। दूसरी जो कमाल की बात है वो ये है कि फंजाई जो है ह्यूमंस के अंदर भी डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि रिंग वॉर्म, जो दाद होती है वो भी किसकी वजह से होता है? फफूंद की वजह से होता है। कौन कौन से फंजाई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लिख लेंगे। ट्राइकोफाइटोन, इपीडर्मोफाइटोन, और माइक्रोस्पोरम। ठीक है, ये 3 फंजाई है जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या होता है? रिंग वॉर्म। मतलब रिंग होता है, नॉट रिंग वॉर्म, रिंग होता है मतलब दाद होती है। ठीक है, हाँ, तो रिंग किसके वजह से होता है? ट्राइकोफाइटोन, इपीडर्मोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। ये 3 मेंबर्स हैं फंजाई के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? रिंग के लिए। ठीक है, मतलब दाद के लिए। अब इसको याद करने का ट्रिक ये है, देखो TIME ऐसे याद रख सकते हो, टाइम से। देखो TI इसको मतलब समझो ट्राइकोफाइटोन, E फॉर इपीडर्मोफाइटोन, M फॉर माइक्रोस्पोरम। ठीक है, हाँ, तो सीक्वेंस थोड़ा मतलब E को इधर लिखना था, चलेगा, समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, याद कर लो। इसके अलावा ये एस्कोमाइसिटीज से नहीं है, ये एस्कोमाइसिटीज के नंबर नहीं है, नहीं तो याद आपको लग रहा हो एस्कोमाइसिटीज में लिख रहा हूँ, नहीं, इनका कोई एक्चुअली किसी क्लास में ऐसे क्लासिफाई नहीं किया गया, इनको अलग से ऐसे याद रखना होता है। ठीक है, कुछ और फंजाइज हैं जो क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर, या फिर बोले एनिमल्स के अंदर। एक और बीमारी है जिसको हम बोलते हैं एथलीट फूड। क्या बोलते हैं? बीमारी है एथलीट फूड। एथलीट फूड में क्या होता है? सड़न आ जाती है अंगूठे के बीच में, भाई पैर का जो अंगूठा होता है और अंगुलियों के बीच में क्या होती है? सड़न आ जाती है। नीचे के साइड भी थोड़ा सा घाव जैसा हो जाएगा, ऊपर भी बिल्कुल दांत जैसा हो जाएगा। ठीक है, वो किसके वजह से होता है? टीनिया पेडिस। ये क्या एक फंजाई है टीनिया पेडिस, जिसकी वजह से एथलीट फूड होता है। क्यों होता है? देखो, जो एथलीट्स होते हैं मतलब जो खेल कूद कर रहे हैं, जो दौड़ने वाले होते हैं, वो लगातार शूज पहनते हैं और शूज के साथ सॉक्स भी पहनते हैं। तो उसमें क्या आती है? जब भी पसीना होता है पैरों में, और जब लगातार अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हीट भी होगा ना। और फंजाइज जो होते हैं इनको कौन सी प्लेस चाहिए? वार्म और ह्यूमिड, पसीना है, नमी है, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, गर्म है। तो जैसे इनका स्पोर किसी भी मतलब टीनिया पेडिस का कोई भी स्पोर अगर आके वहां पे बैठ गया या फिर आके वहां पे ग्रो कर गया, तो ग्रो करता चला जाता है और फैलता चला जाता है। ठीक, अब ये जो रिंग है और एथलीट फूड है, ये हमेशा क्या होती है? एक दूसरे के कांटेक्ट से फैलती है। जैसे सुना होगा दांत किसी के हैं तो उसका मतलब ड्रेस नहीं यूज करेंगे, हेयर में है तो कॉम नहीं यूज करेंगे, नहीं तो आपने भी हो जाएगा। तो सेम ऐसे
ये एथलीट फ्रूट है। अगर किसी पर्सन को है, अगर वो टाइल्स पे चल रहा है, ठीक है, चल के गया और आप भी चल के चले गए, तो आपके ऊपर भी वो स्पोर आ जाएगा। और अगर बढ़िया से साफ नहीं रखेंगे पैरों के बीच में, ठीक है, प्रॉपर उसको ड्राई नहीं करेंगे, तो आपके भी एथलीट फ्रूट हो सकता है, मतलब घाव बन सकते हैं। घरों में देखा होगा मम्मी के अक्सर हो जाता है ना, सड़न आ जाती है अंगूठों के बीच में। हाँ, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टीनिया पेडिस। हाँ, मेडिसिन अगर जानना है इसका, तो इसका मेडिसिन क्या है? एंटी फंगल। क्या है? कोई भी एंटी फंगल आप ले लेंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक, चलो अब ये पूरी बात है फंजाई की। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एलगी के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।